तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हम लोग कल के सेशन के जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यूएशन में रहेगा। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था आपका फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हम लोगों ने काफी कुछ उनकी प्रॉपर्टीज को देखा। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इसको यहाँ पे मैं ऐसे हल्का सा आपको रिवाइज कराता हूँ कि उसमें जो डाइपोल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, पैरेलल्स होते हैं, है ना। पैरेलल अरेंजमेंट होता है डाइपोल का। दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था कि जो इसका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है वो काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि जब आप रिवर्स करते हैं डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो रिवर्स पूरी तरीके होते नहीं है और वो फिक्स हो जाते हैं, तो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन की वैल्यू काफी ज्यादा हाई रहती है। ये मटेरियल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही अपना बिहेवियर शो कर पाते हैं। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर जिसको आम उसमें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर एक टेम्परेचर होता है जिसके पहले तक तो ये बढ़िया अपना फेरोइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही ये क्यूरी टेम्परेचर पार करते आता है आपका, तो फिर ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये भी आपको याद होगा। चौथा प्रॉपर्टी मैंने ये भी बताया कि ये एक कर्व को फॉलो करता है। जब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आप पोलराइजेशन को प्लॉट करेंगे तो ये एक कर्व बनाता है, जिस कर्व को आम भाषा में हिस्टेरेसिस कर्व कहा जाता है ना। हिस्टेरेसिस कर्व। उसके बाद इसमें आप ये भी पिछले लेक्चर में ये देखे होंगे कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोलराइजेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। उस क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन को सैचुरेशन पोलराइजेशन कहते हैं, अगर आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि इसकी एक और प्रॉपर्टी की, जब इनिशियली एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि अलग अलग ऐसे डोमेन बटे होते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे डोमेन होते हैं और हर जो फील्ड है अंदर में वो अपना सेचुरेटेड होता है, मतलब उसका जो अलाइनमेंट होता है वो पैरेलल होते हैं और वो अपने आप में बढ़िया सेचुरेटेड रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होता क्या है, अब हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। और इसके बाद आप और भी मेरे ख्याल से कुछ कुछ याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वैल्यू जीरो आने लगती है। उस फील्ड को हम लोग कोएर्सिव फील्ड बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने काफी कुछ रिवाइज करा दिया। इसका अगर आप प्लॉट करने जाएंगे तो आपका क्यूरी टेम्परेचर के बाद अगर आप प्लॉट करने जाएंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोलराइजेशन की वैल्यू, पहले तो टी इज लेस देन क्यू में आपका हिस्टेरेसिस कर्व बनाता था, ठीक है, ऐसा करके हिस्टेरेसिस कर्व। लेकिन टी इज ग्रेटर देन क्यू पे ये आपका ऐसा कर्व बनाता था। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल यही है फेरोइलेक्ट्रिक, तो आप कम से कम जब आपके सिलेबस में प्रॉपर्टी ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक है तो आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज को समझाते जाइएगा और आपके पास बहुत सारे चीज रहेंगे समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक अगर हम फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन की बात करें तो उसमें एक्चुअली चेंजेस आते क्या हैं। अगर आप डोमेन की बात करें तो उसमें हम आपको मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ये क्या है, पहले अपने डोमेन्स में, छोटे छोटे डोमेन्स में टूटा हुआ है और जैसा मैंने आपको बताया ये बढ़िया अपने में सेचुरेटेड है, सब पैरेलल अलाइनमेंट है लेकिन अपने आप में सेचुरेटेड है, ठीक। अब होगा क्या कि जैसे ही फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हम लोग ई इज इक्वल टू जीरो रखे हैं, मतलब अभी कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, एकदम फ्रेश, ये फ्रेश फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये जो डोमेन है ना, जो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये सब अपना अपना डोमेन है और इनको जो सेपरेट किया हुआ है ये डोमेन वॉल है ना। तो ये डोमेन वॉल बेसिकली होता क्या है कि कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जो फेवरेबल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना शुरू कर दिया, कुछ डोमेन होते हैं जो फेवर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होते हैं, और कुछ अनफेवर्ड होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, जो फेवरेबल डोमेन है वो एक्सपांड करने की कोशिश करता है,
ठीक है, और जो अनफेवरेबल डोमेन है वो कोलैप्स करने की कोशिश करता है। तो अब अगर आप इसका फिर से एक स्ट्रक्चर ऐसा देखें, तो ऐसा स्ट्रक्चर में होगा क्या कि ये जो डोमेन है बड़े बड़े, अब वो कुछ फेवरेबल डोमेन अपने आप में बड़े हो गए और कुछ फेवरेबल जो डोमेन है वो छोटे छोटे हो गए और कोलैप्स करना शुरू कर दिए। तो मान लीजिए ऐसे इतने बने, अब ये आपस में अच्छे से बना दिए हैं, ठीक है, ये सिर्फ इतना मान लीजिए। तो ये कुछ हुआ, उसके बाद और आप जब देने जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये और कुछ डोमेन हो जाते हैं फेवरेबल वाले, और अनफेवरेबल कोलैप्स कर जाता है। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक ही तरफ आ जाता है, एक ही सिंगल डोमेन बन जाता है, मतलब सिंगल डोमेन ग्रोथ हो जाता है। और इस पॉइंट पे जब आता है तब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाने पे कुछ नहीं होता, और इसी को सैचुरेशन पोलराइजेशन कहते हैं, जो हम लोगों ने हिस्टैरिसीस कर्व में भी देखा था। तो ये बेसिकली उसका डोमेन वाला डायग्राम है, जिसको हम लोग, अगर आपको कोई एग्जाम में पूछता है व्हाट इज फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन, तो आपको फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन को समझाना है, ये पोर्शन को, कि कैसे फेवरेबल डोमेन एक्सपांड हो रहा है और अनफेवरेबल डोमेन कोलैप्स करते जा रहा है, और इन लोगों के बीच में क्या है, डोमेन वॉल है, ठीक है। तो इतना सा आपका फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं, और कल मैं आप लोगों को एक पॉइंट पे छोड़ रहा था, जो पॉइंट को अब हम कंटिन्यू करते हैं कि जब टेम्परेचर इज लेस देन क्यू है, तब तो हम सारी बातें देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल बढ़िया अपना फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, सब हम स्टडी कर लिए हैं। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्यू पे, जब क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जब जाता है, तो ये जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम करने लगता है। ये हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। तो और ना बेसिकली जो इनका कर्व है, जो आप मान लीजिए ससेप्टिबिलिटी, अगर आपको याद होगा, ससेप्टिबिलिटी एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट पोलराइज, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी का जो कर्व है ना, वर्सेस अगर आप टेम्परेचर देखें, तो आपको एक बदलाव लगेगा, ठीक है। बदलाव ऐसा लगेगा कि मैं आपको अभी ऐसी हल्का बना के बता रहा हूँ कि अगर आप एक पर्टिकुलर क्यूरी टेम्परेचर तक देख रहे हैं, ये अगर ये ग्राफ आपका टेम्परेचर है और ये आपका ससेप्टिबिलिटी है, तो अगर आप देखें एक क्यूरी टेम्परेचर में ये वैल्यू ऐसी रहती है, लेकिन अचानक से क्यूरी टेम्परेचर के बाद ससेप्टिबिलिटी ऐसा गिरना शुरू हो जाती है। ये क्या होता है, और इसको अगर मैथमेटिकल देखें तो एक लॉ है जो इस प्रिंसिपल को समझाता है, और वो लॉ कहता है क्यूरी वेस लॉ। तो जनरली एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन क्यूरी वेस लॉ, तो आपको डायरेक्ट क्यूरी वेस लॉ समझाना है। उसमें आपको मैं बताता हूँ क्यूरी वेस लॉ। अगर कोई भी आपको पूछे क्यूरी वेस लॉ क्या है, तो आपको सिंपल सा चीज में आपको बताना है कि सर ये क्यूरी वेस लॉ एक लॉ है जो गवर्न करता है ससेप्टिबिलिटी वर्सेस, या फिर आप बोल सकते हैं पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्यूरी टेम्परेचर के बाद रिलेशनशिप होता है, उसको ये गवर्न करता है। पोलराइजेशन वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व होता है उसको ये गवर्न करता है, ये लॉ। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं कि क्यूरी वेस लॉ क्या है। देखिए पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि जो पोलराइजेशन होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या था, अगर किसी को याद है, अगर तो एन अल्फा ई आई, ये हम लोगों ने अभी तक देख रखा है, जहां पे आपको ई आई भी पता है कि ई आई होता है ई प्लस गामा पी बाय एप्सिलॉन। ये ऑलमोस्ट आपको जितने भी क्लॉसियस मोजोट्टी से लेकर सारे जितना भी मैंने रिलेशन प्रूफ किया है वो सब इन्हीं दोनों को बेसिक लेके किया है, बशर्ते कि कुछ कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ये जो अल्फा ई है, जो अल्फा है, ये बेसिकली पोलराइजेबिलिटी है ना, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी अलग अलग होता है, आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक अलग, आयोनिक अलग, ओरिएंटेशनल अलग, वगैरह वगैरह। अब इसमें कौन सी पोलराइजेबिलिटी होती है, ये बस चेंज आएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जब ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इसमें तो डाइपोल्स अपने होते ही हैं, लेकिन जब आप जैसे डोमेन में अलग अलग बढ़ गया, ठीक है, अभी क्या होगा कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये जो फेवरेबल डोमेन आपका एक्सपांड होते जाते हैं, तो इनमें ना जो डाइपोल का अरेंजमेंट है, इनमें कुछ अलाइनमेंट आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए वो ऐसे हैं तो वो ऐसा होना शुरू हो जाएंगे, तो अलाइनमेंट आएगा। तो अगर आपको याद होगा कि अलाइनमेंट
किस पोलराइजेशन में आता है, तो आप मेरे ख्याल से बता पाएंगे, कोई बता पाएगा क्या? तो एग्जैक्टली exactly आशीष सही बोल रहा है। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन में हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इन लोगों का जो बॉन्ड्स का ओरिएंटेशन होता है वो खसकने लगता है, चेंज होने लगता है। तो हम यहाँ पे भी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन ही लेंगे, पोलराइजेबिलिटी ओरिएंटेशन वाली लेंगे। तो आपको अगर याद होगा इनका फॉर्मूला ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का, तो आपको होगा अल्फा नॉट की वैल्यू क्या होती थी, पी स्क्वायर बाय 3 इंटू के इंटू टी, अगर आपको ध्यान होगा तो यही होता था, जिसमें पी क्या है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता था। तो चलिए हम इसको वैल्यू को पुट अप करके चलते हैं। आपको पी पता है, पोलराइजेशन की वैल्यू होती है एन इंटू अल्फा ई, अल्फा है आपका पी स्क्वायर बाय 3 इंटू के इंटू टी, है ना। और उसके बाद है ई आई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं ई प्लस गामा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब P वाला जो टर्म है, P वाला टर्म को आप क्या करेंगे, आप इधर लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो हम लोग हमेशा हर डेरिवेशन में करते आए हैं। तो चलिए लेके जाते हैं, P को इधर लेके चले गए, 1 माइनस एन पी स्क्वायर, ठीक है, बाय 3 इंटू के इंटू टी तो है ही। और इसमें अपन क्या कर सकते हैं, गामा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, यही हुआ मेरे ख्याल से। और इस तरफ होगा एन इंटू पी स्क्वायर बाय 3 के टी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ई। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या देखते हैं कि क्या हम बेसिकली इस इक्वेशन को इसके नीचे डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो हम हमेशा वही काम करते हैं, लेके जाते हैं, p को यहाँ पे छोड़ दीजिए और ऊपर ले लीजिए n पी स्क्वायर e बाय 3 इंटू के इंटू टी, ठीक है, बाय 1 माइनस एन पी स्क्वायर गामा बाय 3 के टी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना पोर्शन तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको ना एक चीज बस, जैसे ये फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला को छोटा करने के लिए इसको कुछ कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि एन पी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है एन पी स्क्वायर बाय 3 के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना पोर्शन अगर आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ लिख देता हूँ, एन पी स्क्वायर बाय 3 के एप्सिलॉन नॉट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो सी से रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली, ठीक है। इसको आम भाषा में क्यूरी कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ऊपर वाला जो आपका है एन पी, अब टोटल जैसे एन पी स्क्वायर बाय 3 के एप्सिलॉन नॉट है, इसमें अगर हम ये गामा को भी ले लें साथ में, अगर गामा को भी, तो इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, वो क्यूरी कांस्टेंट था और ये क्यूरी टेम्परेचर है। आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप इन दोनों के वैल्यू पे देखें तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि Q बाय C अगर आप करेंगे तो आपको गामा वैल्यू मिलेगा। आई होप ये वाला, अगर आप Q बाय C करेंगे तो आपको गामा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ रखा नहीं था, अब हम लोग डायरेक्ट इस वैल्यू को पुटअप करते हैं। अगर आप देखें P की वैल्यू को, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसमें लेते हैं P की वैल्यू को, P में एन पी स्क्वायर है बाय 3 के है, बस यहाँ पे ये वाले जो वैल्यू में एन पी स्क्वायर बाय 3 के है और नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट नहीं है। तो एक काम करते हैं, एन पी स्क्वायर बाय 3 के को अपन एप्सिलॉन नॉट सी भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे ई तो वैल्यू है ही, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन पी स्क्वायर बाय 3 के एप्सिलॉन नॉट और गामा, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू अगर आप देखें तो क्यू का आता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू बाय टी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ऊपर में भी तो टी था, तो यहाँ पे अपन बाय टी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आपका वैल्यू आ जाएगा P इज इक्वल टू एफ साइलन, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ साइलन नॉट सी ई बाय टी माइनस क्यू। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, या फिर इसको अगर आप
ऐसा लिखें। आपको याद है क्या कि पोलराइजेशन जब मैं पढ़ाया था तो पोलराइजेशन की वैल्यू एक और फॉर्मूला होता था, एप्सिलॉन नॉट एक्स ई ई होता था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग कई बार यूज किया है। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट या रिलेट करके देखें तो शायद आपको पता चलेगा कि P इज इक्वल टू एफ साइलन नॉट, और E तो है ही यहाँ पे, एफ साइलन नॉट और E तो है ही, तो एक्स ई आपका ये हो सकता है। मतलब अगर आप एक्स ई ससेप्टिबिलिटी देखें तो आपका C बाय टी माइनस क्यू हो सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, तो जैसा अगर आप लोगों को अब मेरे ख्याल से फॉर्मूला अब दिमाग में बैठेगा, जो ससेप्टिबिलिटी है वो है आपका C बाय टी माइनस क्यू, जहाँ पे C क्या है आपका क्यूरी कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्यूरी कांस्टेंट, Q क्या है क्यूरी टेम्परेचर, और T तो आपका टेम्परेचर ही है नॉर्मल। इसको अगर हम प्लॉट करने जाएं तो प्लॉट ऐसा होता है कि अगर आप ये टेम्परेचर माने और ये आप ससेप्टिबिलिटी माने, तो ये अगर आप क्यूरी टेम्परेचर माने कि ये पर्टिकुलर कोई क्यूरी टेम्परेचर है, तो अगर आप ये बोलिए T इज इक्वल टू Q का कंडीशन लेके चलिए, तो T इज इक्वल टू Q में क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कहीं पे ससेप्टिबिलिटी इनफाइनाइट मान लीजिए कोई इनफाइनाइट वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू बिल्कुल इनफाइनाइट है। T अगर आपका ग्रेटर देन Q होगा तो कैसा होगा, देखिए T अगर ग्रेटर देन Q है, मतलब मान लीजिए ये Q की वैल्यू 5 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक है, अब T की वैल्यू मान लीजिए 7 डिग्री सेल्सियस आई, तो C बाय 2 हो गया। अगर ये 5 ही रहा, क्यूरी टेम्परेचर फिक्स है, आपने मान लीजिए बढ़ा दिया टेम्परेचर 10 डिग्री कर दिया, तो C बाय कितना हो गया, 5 हो गया। तो जहां जहां आप डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पूरी वैल्यू आपकी ससेप्टिबिलिटी वैल्यू कम होती चली जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये वैल्यू ऐसा गिरते चली जाती है, ठीक है, ये इनफाइनाइट से होते हुए आती है और ऐसा वैल्यू गिरते चले जाती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को Q से बढ़ाते चले जाएंगे। ये आप टी इज लेस देन क्यू के लिए इसको आप नहीं फॉलो कर सकते इसको, क्योंकि टी इज लेस देन क्यू हम क्यूरी वेस लॉ से फॉलो नहीं करते हैं, हम नॉर्मल क्यूरी लॉ से फॉलो करते हैं, और उसमें जो वैल्यू होती है वो आपकी ऐसी होती है। ये आप इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप इसको जीरो टेम्परेचर माने तो आप बस अब इस ग्राफ से आप प्लॉट कर सकते हैं कि जब भी टेम्परेचर इज लेस देन क्यू है तो यहाँ पे क्यूरी लॉ फॉलो होता है, और ये मटेरियल इस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये ग्राफ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का ही है, क्योंकि इस टाइम पे मटेरियल फेरो इलेक्ट्रिक रहता है, लेकिन जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जाता है वैल्यू, ये मटेरियल ही चेंज हो जाता है और ये मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बन जाता है ना। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेवियर शो करता है, जो ससेप्टिबिलिटी बेचारे का कम होता चला जाता है जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब उसका एबिलिटी टू पोलराइज होने की क्षमता जो है ना वो कम होती चली जाती है आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ये इसका पूरा जो सार था वो यही था। और ये क्वेश्चन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी गेट्स इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी वो पूछता है। ये वाला कर्व आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला, तो मेरे ख्याल से, और कौन सा लॉ फॉलो करता है टी इज ग्रेटर देन क्यू पे, तो क्यूरी वेस्ट लॉ फॉलो करता है। यही अभी तक मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चन बच गए हैं कि आपको कुछ एग्जांपल्स चाहिए हो सकते हैं कि सर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के मतलब कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जो फेरो इलेक्ट्रिक होते हैं। तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के हम एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। तो कुछ बेस्ट फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में से मैं आपको सबसे पहले कुछ नाम देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जिसको पढ़ना है वो है आपका रोशेल सॉल्ट, ठीक है। तो रोशेल सॉल्ट के बारे में आप याद रखिएगा। आपको अगर याद होगा तो मैंने इसको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में भी बताया था कि ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी है। अब आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये रोशेल सॉल्ट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर जब तक क्यू से कम है तब तक ये फेरो इलेक्ट्रिक की तरह काम करता है और उसके बाद ये पीजो में बदल जाता है। अगर आपको इसको देखना है तो मैं आपको इसका फोटो भी दिखा सकता हूँ। आई थिंक फोटोज में होगा मेरे ख्याल से, मेरे पास कहाँ गया यार क्वार्ट्जाइट रोशेल सॉल्ट। आई होप आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल या कोई भी क्रिस्टल आप देखें वैसे ही दिखता है, बिल्कुल ऐसा है ये आपका रोशेल सॉल्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये रोशेल सॉल्ट है, ये एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है
टेम्परेचर के बढ़ने से ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी बन जाता है। तो हम इसके बारे में कुछ खास बातें देखते हैं, क्योंकि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जांपल्स पता होना चाहिए। सबसे पहले रॉशेल सॉल्ट के बारे में आपको ये याद रखना चाहिए कि ये सबसे पहला डिस्कवर्ड फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और इसकी बस खास बात ये है ना कि इसमें ना जो क्यूरी टेम्परेचर है वो आपका 2 ठुक होता है। ठीक है, मतलब अगर आप इसका टेम्परेचर की बात करें तो ये 2 बार ऐसा क्यूरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो उसका प्रॉपर्टी है वो शो करता है। एक -18 डिग्री सेल्सियस में भी इसका क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है, और आपका 23 डिग्री सेल्सियस पे भी इसका क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है। तो क्यूरी टेम्परेचर तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्यूरी टेम्परेचर में ये चीजें फॉलो करता है। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें 2 टेम्परेचर होते हैं, क्यूरी टेम्परेचर होते हैं, और इसका जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है, मतलब इसका जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन का कर्व है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें इसकी मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन की वैल्यू होती है 0.25 कूलम पर मीटर स्क्वायर। बहुत कम होती है, मतलब हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते किसी मटेरियल से, क्योंकि जितना स्पॉन्टेनियस होगा उतना ही फायदा है अपने लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी दे तो भी पोलराइजेशन मौजूद है, मतलब ये तो अच्छी बात होती है। तो ये है। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर आपको याद होगा तो इसको भी मैंने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में आपको बताया था, है ना, केडीपी और एडीपी दोनों बताया था। तो केडीपी के बारे में याद रखिएगा कि ये मटेरियल क्यों हम पढ़ रहे हैं, तीन ही के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन। केडीपी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी क्यूरी टेम्परेचर बहुत तगड़ी होती है। मतलब इसके लिए -150 डिग्री सेल्सियस में इसका क्यूरी टेम्परेचर लाई करता है। ठीक है, और इसका जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है पीएस, ठीक है, वो 4.95 कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। बस 2 चीज आप देख लीजिए। उसके बाद तीसरा जो सबसे बेस्ट, इसको आप बोल सकते हैं बेस्ट फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की उपाधि इसको मिली है। ये सबसे बहुत अच्छा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, और इसका भी नाम आप लोगों ने मेरे से पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में सुना होगा। इसका नाम है बेरियम टाइटेनेट, है ना, बेरियम टाइटेनेट है। ये सबसे बेस्ट फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो क्यूरी टेम्परेचर है, जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए, इतना मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ये जाके फेरो को अपना छोड़ेगा, अदरवाइज फेरो ही रहेगा। तो ये बेस्ट फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। दूसरी इसकी बेस्ट होने की ये चीज है कि इसकी जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है वो काफी अच्छी होती है यार। 26 कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है, इतनी हाई वैल्यू होती है इसकी स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन की। ठीक है, तो और इसका अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे प्लॉट होता है। हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट फिर भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि ये एक इसकी मतलब क्या होते हैं ना कि अलग अलग वैल्यूज पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे आपका -80 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है एंड ऐसा होता है, और ये वैल्यू घट जाती है 120 डिग्री सेल्सियस पे गिर जाती है। बेसिकली मैं प्लॉट किसका किसका कर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन वर्सेस टेम्परेचर कर्व को प्लॉट कर रहा था। तो बस ये कुछ ऐसी होती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से आपका पूरा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीट हो गया। इसी के हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको बस जानकारी के लिए आपको मैं बता देता हूँ। एक मटेरियल ऐसा भी होता है जो इसके थोड़ा अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकार रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं और ये देखते हैं कि एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। बेसिकली देखिए, इस मटेरियल के बारे में आप 2-3 चीज बस याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि इसका डाइपोल अरेंजमेंट कैसा होता है। तो इसका जो डाइपोल अरेंजमेंट अगर होता है, जैसे आप फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में देखे थे तो सब पैरेलल अलाइनमेंट में थे, इसमें भी पैरेलल अलाइनमेंट ही रहता है। ठीक है, पैरेलल अलाइनमेंट रहता है, बस इसका जो दिशा है वो उल्टा हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर ये अलाइनमेंट है तो ये कुछ ऐसा रहेगा, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट ऐसा वाले हैं। तो इसको हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, पैरेलल नहीं बोल सकते, इसको एंटी पैरेलल अरेंजमेंट बोल सकते हैं, जिसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इक्वल होता है और लेकिन अपोजिट दिशा में होता है ना। इसका अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी देखें कि इसका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कितना होता है, तो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन इसका भी 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं
ठीक है। अगर आप इसका हिस्टैरिसीस कर्व को देखिएगा तो इसका हिस्टैरिसीस कर्व कुछ ऐसा बनता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो जो उसका पोलराइजेशन होता है वो कुछ होता है ऐसा, पोलराइजेशन की वैल्यू हुई। लेकिन जब आप कम करते हैं ना तो ये है एंटी पैरेलल, तो अपने आप को कैंसिल करने की कोशिश करता है, तो ये ऐसा जाके यहाँ पे नहीं आता, ये वापस ऐसा जाके इसमें आ जाता है। और फिर आप नेगेटिव दिशा में करते हैं तो ये नेगेटिव दिशा में होता है, और फिर वापस पॉजिटिव दिशा में आते हैं तो ऐसा आता है। तो इस कर्व को बेसिकली डबल हिस्टैरिसीस लूप कहा जाता है ना। तो अगर आपको एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि किस मटेरियल का डबल हिस्टैरिसीस लूप होता है, तो आपको एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगाना है ये, और इसका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये मटेरियल के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं कि ये मटेरियल भी टेम्परेचर में कुछ इफेक्ट होता है, मतलब कि ये मटेरियल भी एंटी फेरो रहता है। कब तक? जब तक एक टेम्परेचर आता है जिसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर तक ये एंटी फेरो रहता है, और जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर के पार जाता है तो ये मटेरियल भी पीजो इलेक्ट्रिक की तरह काम करना शुरू कर देता है। मतलब इसका भी स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन वैसे भी नहीं रहता इसका, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका अगर आप कोई एग्जाम्पल पूछें तो एग्जाम्पल के रूप में आपको एडीपी, जो मैंने आपको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में बताया था, वो यहाँ पे भी है। यही अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, जो ऐसा मटेरियल है जो एंटी फेरो की तरह काम करता है। लेड जिरकोनेट होता है, ठीक है, लेड जिरकोनेट, ये भी आपका होता है एंटी फेरो। सोडियम नायोबेट होता है, वो भी आपका ऐसा होता है एंटी फेरो की तरह। तो ये पूरी कहानी आपकी एंटी फेरो की थी। अब मैं आपको लास्ट 1 मिनट में समराइज करने की कोशिश करता हूं कि अगर आप एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल देख रहे हैं तो वो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल तो है, लेकिन क्यूरी टेम्परेचर के बाद वो मटेरियल आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हर वो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल आप बोल सकते हैं पीजो। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पायरो होते हैं। पायरो, अगर आपको याद है, क्योंकि फेरो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट तो करता ही है, इसलिए वो बेचारा पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल फिर भी बन ही जाता है। और पायरो भी क्या होता है कि वो भी आगे जाके पीजो में कन्वर्ट हो जाता है। पीजो एक लास्ट चीज है जो रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट में ये चीज बोलूं कि ऑल फेरो आर पायरो एज वेल एज पीजो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये इस पूरे कहानी का सार है। आप लोगों को ये समझ में आया क्या?